समझने की कोशिश करूंगा। अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर में हमने देखा, अमेरिका किसी को भी टैरिफ लगा दे रहा है, यानी जिसके पास पैसे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल देखी। इंडियन इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में, क्या उस हवाले से हम ये समझ सकते हैं आपसे कि ये जो बजट है क्या उन चीज़ों को फुलफिल कर पाएगा कि दुनिया या कोई भी बड़ी पावर हमें कभी भी इस तरह से ना धमका पाए, टैरिफ ना लगा पाए, या फिर जिस तरीके से चैलेंजेस अभी हमने देखा चाइना में 1.4 समथिंग कुछ बिलियन का जो ट्रेड चलता है उनकी तरफ से हमारे यहाँ आता है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास भी उतनी ताकत शक्ति होगी हर हाल में या हर लिहाज से, ताकि हम आने वाले दिनों में एक जिस टारगेट को पीएम मोदी कह रहे हैं अचीव करने के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वाली जो बात कर रहे हैं, क्या उस चीज को अचीव कर पाएंगे हम? देखिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी डेफिनेटली ये जीडीपी से मेजर होता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीडीपी जो है पूरे कंट्री का एक तरह से जो अलग अलग कंपोनेंट है उसका एक एग्रीगेट है। जब हम जीडीपी बोलते हैं तो उसके अंदर कंजम्पशन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, नेट एक्सपोर्ट कितना है, ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन एक अहम चीज़ जो यहाँ पर है, पर कैपिटा इनकम। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो आप अभी भी हमारी कंट्री जो है बहुत ही फार कह लें कि काफ़ी डिस्टेंस है डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में। दैट्स वाई कई बार आप देखते होंगे कि मीडिया में ये ऑफन न्यूज़ आती है कि पर कैपिटा हम थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट होने जा रहे हैं, 3 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है, 4 टच करने वाले हैं। बट पर कैपिटा इनकम वो फिगर है जो हर इंडिविजुअल कितना अर्न करता है ऑन एन एवरेज, वो अमाउंट अभी भी बहुत कम है। तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस काफ़ी हैं, जैसे चैलेंजेस जिस तरह से अभी आप कह लें कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को है, जो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस की जो मैं बात कर रहा था, और इनफैक्ट मैं ये कह रहा था कि ईज ऑफ डूइंग से अब पिछले कई सालों से हम बातें कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। Now it is a time to go for the speed of doing business. How quickly someone can start business. अगर किसी के पास पैसा है तो जो compliance issues आते हैं, चाहे आप कह लें इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन लेना, रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी का, या फिर आप कह लें जीएसटी सर्टिफिकेशन लेना, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का ऑल दोज जो इश्यूज आता है, तो वो बेसिकली स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस कितना क्विकली हो सकता है। अब क्वाइट ऑफन आप सुनते होंगे कि कोई जो है अपनी ऑफिस जा करके दुबई में खोल रहे हैं, सिंगापुर में खोल रहे हैं। आखिर क्यों वहां जाते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं? उसके पीछे लॉजिक ये है कि वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने में कितनी आसानी है, कॉम्प्लायंसेस, रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन कितनी क्विकली वहां पे मिल पाती है, वो एक मेजर चैलेंजेस है कि अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म की जरूरत है। सेकंड जो है ऑफ कोर्स एक कंजर्वेटिव अप्रोच जो फिस्कल डिफिसिट का आया है, दैट इज मच अप्रिशिएबल, बट आगे रोड हिट एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें क्लोज टू 45 to 50% इंडिया की आबादी जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़ी हुई सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। आपकी 50% की आबादी जो है वो 18 से 20% जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। तो ठीक, आपका जीडीपी साइज बहुत बड़ा है, दैट्स फाइन, हमारा जीडीपी साइज, बट आप हमें ये भी देखने की जरूरत है कि उस जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, 50% लोगों का कंट्रीब्यूशन आपका आ रहा है 18%। तो ये इनइक्वालिटी जो है, ये जो पर कैपिटा इनकम में डिफरेंसेस है, उसमें मेजर चैलेंजेस, और वो गैप तभी फुलफिल होगा जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म मेजर लेवल पे आएंगे। बहुत सारे कंट्रियों ने जो है हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को बैन कर रखा है फॉरेन में। उसके पीछे वजह यह है कि हमने जो एक्सेस एग्रीकल्चर केमिकल जो यूज किया है, पार्टिकुलर ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद अदर कंट्रीज उसको उतनी ज्यादा एक्सेस एग्रीकल्चर केमिकल को अलाउ नहीं करती है। तो जब हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रॉडर लेवल पर रिफॉर्म इस कॉन्टेक्स्ट में हो कि हम एक्सपोर्ट भी कर पाएं, तो जाहिर सी बात है यहाँ के फार्मर्स की कंडीशन अच्छी होगी, 50% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है उनकी कंडीशन अच्छी होगी, और फिर हम आगे चल के जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गैप है, वो गैप भी कमेगा और हम आगे चल करके एक्सपोर्टर बनेंगे रेदर देन की इंपोर्टर। अगला इशू जो है इसी से रिलेटेड है, जॉब क्रिएशन। जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म होगा तो जॉब क्रिएशन भी होगा, इन एडिशन टू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जिस पे बातें हुई। बट अब क्या है, एक चैलेंजेस ये भी है गवर्नमेंट के साथ बेसिकली कि हमें आदत हो चुकी है T20 मैच की। बिल्कुल, हमने जीएसटी रिफॉर्म देखा, मजा आया, हमें T20 की तरह लगा। हमने पिछले साल का बजट देखा, बजट 2025 देखा, हमें T20 की तरह मजा आया। और मजा क्यों आया? क्योंकि इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए अप टू 12 लाख जो है टैक्स बेनिफिट था हमें। जीएसटी में भी कहीं ने जो रिफॉर्म हुई है उससे हमें कुछ फायदा हो रहा था, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं मिला। इस बार ऐसा लगा जैसे ये टेस्ट मैच है।
तो ये T20 से डायरेक्टली टेस्ट मैच की तरफ जाना, जिसकी वजह से एक लेमैन के लिए, कम से कम लेमैन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये T20 ना सही, कम से कम वनडे गेम हो जिसमें स्लाइटली कुछ चेंजेस मिलता। तो ये आप मीडिया में देखेंगे या फिर जो आप अगर लेमैन से बात करेंगे तो शायद उनको समझ में नहीं आएगा कि उनके लिए क्या हुआ। बट देयर आर स्टिल लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी है ग्लोबल लेवल पे। मैं उसको कहूंगा फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी आप कह लें। इट्स मोर लाइक ए विंटर एंड AQI। अपना जो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो है, अभी जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो बने हुए हैं, इट्स एग्जैक्टली लाइक AQI है। देख पाना मुश्किल है कि कितना आगे चल करके इस तरह से जो चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली। तो डेफिनेटली आगे चल करके काफी चैलेंजेस हैं इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के, एंड देन रेगुलेटरी इश्यूज को लेकर के, जॉब क्रिएशन को लेकर के। एंड लास्टली जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो एक सरकारी एम्प्लॉय जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे स्टेट को या सेंटर को, वो कहीं न कहीं 8 पे कमीशन पे नजर बैठाए हुए थे। जैसा कि आपने भी सुना होगा 8 पे कमीशन को लेकर के अभी तक चल रहा है, 10 साल हो चुका है। 8 पे कमीशन को लेकर अनाउंसमेंट नहीं हुआ। 8 पे को लेकर के अगर तो एक सेक्शन में तो जॉब में एटलीस्ट उनके लिए होता, देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑन द टेबल, सून इट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये सब बेसिकली अगर आप करें चैलेंजेस बट लास्टली आई वुड लाइक। बिल्कुल, जो चीज़ें आपने कही है वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत आसान ज़ुबान में हमने उस चीज़ को समझने की कोशिश की। ये हकीकत है कि 2020 की हमें आदत लग चुकी है। और ये भी चीज़ ज़रूरी है, जैसे कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कितना बेनिफिट है, क्या कुछ कैसे असर करेगा। ये जिस चीज़ को आपने समझाया लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म वाला, यकीनन लोगों को इस बजट का जो लुब-ए-लबाब है या फिर प्रीवियस बजट का क्या कुछ हुआ, यकीनन समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त देने के लिए डॉक्टर आज़म सिकंदर साहब। सुहेल काज़मी साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मैं पहले तो माजरत कि काफ़ी देर के बाद आपकी तरफ आ पाया, यूनियन टेरिटरी के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़िक्र है क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं और उस वहाँ के लोगों को अपनी सरकार से भी उम्मीदें हैं और उससे कहीं ज़्यादा सेंटर से उम्मीदें हैं। इस मरतबा के बजट में क्या हम ये उम्मीद, ये जो सपनों का हमने एक समा बांध रखा है, क्या वो रख सकते हैं और क्या जम्मू कश्मीर के लिए आने वाला दिन एक फ्यूचरिस्टिक अगर हम देखें तो बेहतर होगा? 1-1.5 साल से जो यहाँ सरकार उमर-लेट सरकार चल रही है, तो यहाँ 2-3 तरह के पावर हाउसेस थे और 2-3 तरह से रणनीति से जम्मू कश्मीर की सियासत को चलाने की कोशिश की जा रही थी। अब उसमें सक्सेस मिली नहीं मिली वो हम बेहतर उस पे आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ये है कि पिछले 1 महीने से थोड़ी-सी शायद ग्लोबल जो टेंशन्स हैं उनकी वजह से, या वो जो एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी यहाँ करना चाहती थी वो ठीक नहीं हो रहे, या उनका फायदा लोगों को नहीं हो रहा कि वो सत्ता जो है चेंज ऑफ गार्ड नहीं कर पाए। तो बहुत सी चीजें हैं। तो मुझे लगता है 15-20 दिन 1 महीने से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो उमर-लेट सरकार को चलने में और उसको मजबूत करने में वो मुझे दिखी है। एज ए अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। और अभी शुरुआत है और बजट में भी जो उमर अब्दुल्ला सीतारमन जी से मिले थे उन्होंने कहा कि हमारा जो बजट है वो शायद उसमें इजाफा होगा, तो वो भी बेटर होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो ईज आउट करेगा बहुत सी प्रॉब्लम्स को। दूसरा ये है कि बिजनेस रूल्स जो अभी हम सुन रहे हैं कि शायद थोड़े दिनों तक वो भी आ जाएंगे, वो डिफाइन करेंगे कि LG ऑफिस का क्या डोमेन है और उमर-लेट सरकार जो है होम और डिफेंस को छोड़ के वो किन सेक्टर्स पे बहुत अच्छी तरह लोगों को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। कल जम्मू कश्मीर में भी हमारा असेंबली सेशन लग रहा है और उस सेशन में भी बहुत सी उम्मीदें हैं कि बहुत सी अच्छी चर्चाएं होंगी, क्योंकि 1-1.5 साल में जो सेशन लगे हैं वो सिर्फ वेस्ट के, उनमें कोई हेल्दी डिस्कशंस नहीं हुई, एक दूसरे को रस्साकशी के साथ वो वेस्टेज हो गया लेकिन उम्मीद है कि कल से और आज से खासकर जब ये बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है तो बहुत सी उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों को हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और सीतारमन जी की देख रहा हूं कि वो जम्मू कश्मीर को जरूर थोड़ा सिंपैथेटिकली रिहेबिलिटेट करेंगे, उनके रेस्क्यू में आएंगे ताकि जम्मू कश्मीर और अच्छी डगर से, जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव मोदी लेड सरकार की वजह से आया है। पिछले 2014 से आज तक आप देखिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने में मोदी लेड सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है, लोगों के दिलों को जीतने में नहीं, उसमें किसी को शक नहीं है सर। लेकिन एक खास चीज़ जो आप भी जानते हैं, आम लोग भी समझते हैं इस चीज़ को,
जैसा कि आपने कहा अभी कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। पिछला जो बजट आया था वो आपकी नज़रों के सामने में है, जो इवन स्टेट का जो आया वो भी आपकी नज़रों के सामने में है। बहुत सारे लोग, चूंकि जम्मू कश्मीर के पास रिसोर्सेज जो हैं वो एक लिमिटेड, अगर हम कहें तो शायद बुरा नहीं होगा, सयाहत टूरिज़म को अगर देख लें, बिजनेस लिटिल बिट, या उसके अलावा आपका एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, या इस तरह की जितनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो आमदनी है उसके ज़राए ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम आम ज़ुबान में समझें, रोज़गार के मामले में जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में रोज़गार के अलावा यानी नौजवानों की बेरोज़गारी दूर करने के हवाले से मैं पूछ रहा था, और दूसरा एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर वगैरह वगैरह जितने भी सेक्टर हैं, एक उसका मैं बात कर लूं। और तीसरी चीज़, चूंकि जम्मू कश्मीर में ओवरऑल डेवलपमेंट तो हुई लेकिन उसका नुकसान भी हुआ, थोड़ा सा फ्लड आया और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर उसके बाद एक लंबा बजट एलोकेट किया गया था जिसका हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि कितना इम्प्लीकेशन हुआ है उन तमाम तर चीज़ों का। तो ये जो यूनियन बजट है, क्या हम ये मान के चलें कि इस मरतबा जो जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे उमर सरकार की जो बजट सामने रखी जाएगी, इन चीज़ों पे ख़ास तौर पे नज़र रखी जाएगी, या इन चीज़ों में ख़ास तौर पे ध्यान दी जाएगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी? बिल्कुल आमिर सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और मुझे भी उम्मीद है कि जो एक्सपेरिमेंट्स भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी करना चाहती थी वो कहीं भी, देखिए, लोगों की हितों के लिए सरकारें होती हैं और लोगों को रिहेबिलिटेट करें, लोगों को हर सुविधा जो है फराहम हो, उसके लिए सरकारों का एंडिवर होता है, कोई भी सरकार हो। अब यहाँ ये प्रॉब्लम होगी, यूजुअली ये होता था कि मरकज में जिसकी सरकार है उसी की सरकार किसी स्टेट में होती है तो उनकी ट्यूनिंग अच्छी होती है और काम जो है कभी रुकते नहीं है, और चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, एनुअल एलोकेटेड बजट है, ये जो भी चीजें हैं। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज में है, तो वो ट्यून्ड वे में नहीं होता। अगर ये कोलिशन पार्टनर्स होते तो बहुत सी चीजें आसान हो जाती है और उसकी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ लोगों के मैंडेट को देखते हुए, जो लोगों ने मैंडेट दिया है एक वाइब्रेंट जमहूरियत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसी तरह जैसे बाकी स्टेटों को जहां उनकी सरकारें नहीं है वो रिहेबिलिटेट करते हैं, जम्मू कश्मीर बीइंग ए सेंसिटिव स्टेट। और आपको मैं बता दूं कि अभी म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान और कुछ और ममालिक हैं जो जम्मू कश्मीर को हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि किश्तवाड़ में दोबारा मिलिटेंसी के जो पैर है वो आपको दिखाई देने लगे हैं, 3-4 इनकाउंटर्स हो गए, पहलगाम का उससे पहले इनकाउंटर हुआ। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं कि यहाँ हो रही हैं। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ बॉर्डर सटते हैं, यहाँ जो बाकी ममालिक है उनकी जो इंटरफेरेंस है वो कितनी रहती है, और पाकिस्तान तो हाइप लेने के लिए 24 घंटे बैठा रहता है कि जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए। तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि मर्कज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा टुवर्ड्स उमर लेट सरकार, या टुवर्ड्स द ओवरऑल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए कि पीर पंचाल में 80% नुकसान हुआ, लोगों के घरों को, छतों को, दुकानों को, सब, क्योंकि वहां तो S-400 नहीं चलता है या S-600 नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है सर कि इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मरकज को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और लोगों को साथ और गवर्नेंस के साथ यहाँ मिनिस्ट्री बढ़े, जो नंबर उनके हैं आंकड़े हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने अपने डिपार्टमेंट्स की वसादत से लोगों को, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज और बढ़े, चाहे वो गवर्नर साहब के लेवल से हो, ताकि अपने लोग ज्यादा से ज्यादा चेयर्स ऑक्युपाई करें और जबान के एतबार पे, कल्चर के एतबार के अपने लोगों को सर्व कर सके और ईज आउट करे प्रॉब्लम जो है, जो अच्छी अच्छी चीजें मरकज से आ रही है वो लोगों तक पहुंचे और लोग उसका फायदा उठाए। बिल्कुल, एक जो चीज़ें आप कह रहे हैं यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत है और समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और देश के लिए तो है ही। इन चीज़ों को ज़ाहिर है कि ये सारे जो सिस्टम जो बनाए जाते हैं बजट के इर्द गिर्द, वो आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा। अब ख़ास तौर पे जो इस बजट पे रिएक्शंस आते हैं उसे सुन लेते हैं। क्या कुछ सस्ती हुई है, क्या कुछ महंगी हुई है, वो देख लेते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट जनाब सोहेल काज़मी साहब की तरफ आएंगे। जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उनमें से कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, शराब थोड़ा सा अफसोस आपको होगा क्योंकि ये महंगी हो चुकी है, सोलर सिस्टम जो है वो सस्ता हो गया है, यानी कि अब इससे आसानी होगी।
ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का, और जो क्वार्टर हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहाँ से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। It is a progressive budget, a budget that is focused on every sector of the Indian economy. It's a budget for every citizen, सबका साथ and सबका विकास। जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए, और जो आम लोग हैं 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कॉरिडोर्स को डिक्लेयर किया गया है और टूरिज्म के लिए अलग से ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविज़न किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, आयुर्वेद की बात की गई है, टैक्स प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। तो मुझे लगता है 2047 के विकसित भारत को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसका पूरा रोड मैप इस बजट में रखा गया है। भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थनैतिक व्यवस्था बना दिया है पिछले बहुत सालों से, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। और इसी तरह ये बजट भी गियर शिफ्ट हो रहा है आगे, जैसे कि एमएसएमई स्मॉल स्केल सेक्टर को, टूरिज्म को, और जो अचीवमेंट अभी तक हुए हैं एम्प्लॉयमेंट में, महंगाई कम रखने में, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, ये और भी आगे बढ़े। आशाओं का बजट है और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के सुधार का बजट है। प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, या रोजगार सृजन का क्षेत्र रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे परिवहन और रेल के संदर्भ में रहा हो, या पर्यटन विकास के क्षेत्र में रहा हो, मैं समझता हूँ कि ये एक दूरगामी बजट है। तो मेंबरान पार्लियामेंट की जो बातें हैं, उम्मीदें हैं इस बजट के हवाले से, वो आपने सुना। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, एक ख़ास चीज़ जिसे देश हित में देखना होगा वो ये कि मुल्क भर में, सुहेल काज़मी साहब मैं चाहूँगा कि आप इसी हवाले से हमें बताएं भी, बेहतर तरीके से गाइड करें, क्योंकि हम देख पाते हैं चाइना इस वजह से भी आज चाइना है क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, और दुनिया की कोई भी सुपर पावर कंट्री या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसे भी आज चाइना के प्रोडक्ट पर डिपेंड होना पड़ता है। यानी चाइना ने मजबूर कर रखा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, और उसकी मान्यता हम रद्द नहीं कर सकते। यही वजह है कि दुनिया किसी को भी कोस ले, आमतौर पे चाइना से आंखों से आंखें मिलाने की जरूरत नहीं करता। मैं मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आमतौर पर समझने की कोशिश करूंगा, बिजनेस के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से समझने की कोशिश करूंगा कि क्या लॉन्ग टर्म में देश हित में ये सारी चीज़ें देखी जा रही है, बजट में वो सारी चीज़ें एलोकेट की जा रही है कि नहीं। बिल्कुल आमिर भाई, देखी जा रही है, क्योंकि थर्ड टाइम सरकार है, मोदी लेड सरकार है, और 9th टाइम जो है सीतारमन जी बजट पेश कर रही हैं। और आज खूबसूरती ये थी, आपको याद होगा जब हम स्कूल पढ़ते थे या 10th 12th या यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देने जाते थे, तो हमारे घर की कोई बड़ी औरत, दादी या मदर, आपके मुंह में पहले एक चम्मच जो है दही का डालती थी ताकि आप सफलता की तरफ आगे बढ़े और विन विन पोजीशन से अपने एग्जाम्स देके आए। आज वही सिचुएशन में सीतारमन जी की देख रहा था कि सबसे पहले शुरुआत जो है वो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ से वो दही का चम्मच लेके, ये इंडिकेट करता है कि आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, और जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको मद्देनजर रखते हुए आप ये बजट जो है आज देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, हर साल बढ़ती हैं। अभी किसी ने कहा कि आशाओं का बजट होता है, संभाविक तौर पे जब मुल्क बढ़ता है तो आशाएं बढ़ती हैं, फैमिली बढ़ती है तो आशाएं बढ़ती हैं, और जब हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी मुल्कों की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सरकार की जिम्मेवारी भी और सरकार का रोल बहुत बढ़ जाता है। और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा इक्विटेबल बैलेंस्ड बजट दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन चीजों पे देखिए, अल्कोहल है या सिगरेट्स हैं, ये बाकी चीजें हैं, ये इन पे अगर टैक्स बढ़ता भी है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैक्स के लेवल से तो टैक्स जनरेटिंग चीजें हैं,
लेकिन यह है कि लोगों को इसका असर इतना नहीं पड़ता है कि रोटी कपड़ा और मकान की जंग है, तो उन चीजों का एसेंशियल कमोडिटीज पे ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, जिससे कि घर में चूल्हा आराम से चले। और जो इंडिवर है प्राइम मिनिस्टर का, देखिए प्राइम मिनिस्टर का विजन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो गुजरात मॉडल पे जिस तरह से वो फेमस हुए पूरी दुनिया में, एक आम सामान्य आदमी से इतनी पॉपुलैरिटी गेन की, तो वो सिर्फ उनका वर्क कल्चर है। और वर्क कल्चर जो है वो दर्शाता है कि पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ व्यापार करना चाहती है। और नए नए जो 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 प्रोडक्ट्स हैं उनकी लॉन्चिंग अगर हिंदुस्तान से होती है, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अपनी मिसाइल्स बनाना शुरू की और हमें लगभग 10-11 मुल्कों से ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए। इसी तरह और चीजें, अभी क्राफ्ट्स की बात हम कर रहे थे, सिविल एविएशन की, कि हम यहाँ हिंदुस्तान में अपने एयरक्राफ्ट बनाएंगे और ये सब चीजें। तो ये दर्शाता है कि हमारी नीयत, इस सरकार की नीयत, सोच और एक जो दूरअंदेशी है वो बड़ी स्ट्रांग है। और वक्त लगता है हर चीज को, लेकिन किसी की आशा ना टूटे, ये फाइनेंस मिनिस्टर का इंडेवर दिख रहा है। और मुझे लगता है उसमें भारत को, पूरे रियासतों को बहुत फायदा होगा आने वाले दिनों में। लेकिन यह है कि इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें और सारे सेक्टर्स को आप टच करते रहें और कहीं प्लस कहीं माइनस होता रहे और हम आगे बढ़ते रहे। आज दुनिया की नजर भी भारत पे है। दुनिया के लोग, ट्रंप ने हमें सिखा दिया कि हमारा कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ ट्रंप जैसे अपने मुल्क और अपनी इकोनॉमी को बूम करने के लिए, बूस्ट करने के लिए काम करता है। मुझे लगता है मोदी जी भी ने भी बहुत कुछ सीखा होगा उनसे कि जनाब अपना मुल्क, अपनी इकोनॉमी और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम जो ओवरऑल एक ढांचा है, जिसको हम रिसोर्सेज कहते हैं, उनको जनरेट करने की जरूरत है ताकि भारत मजबूती और मजबूत होता जाए। और कोई भी मुल्क जो बुरा सोचता भी है वो सोचने पे मजबूर ना हो और वो पीछे हट जाए। तो ये है खूबसूरती भारत की। और मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज का जो बजट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यकीनन इन तमाम तो चीज़ों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के हवाले से जो हमने बात की थी उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। जैसे अलग अलग सेक्टर को हमने टच किया था, लेकिन जो यूनियन बजट था उस टाइम पे भी एक्सपर्ट्स ने, आप जैसे एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि ये बजट का एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर को तो मिला है, लेकिन चैलेंजेस बहुत है। आने वाले दिनों में शायद इसमें बदलाव करने की ज़रूरत होगी। क्या इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि जो बजट एलोकेट किया जाता है एग्जैक्ट यूटी को, उससे उसके अंदर ही रह करके वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसे ओवरऑल देख सकते हैं, या सेंटर, जैसे कि अभी हमने बीच में देखा कई 100 करोड़ या 1000 करोड़ के आसपास डेवलपमेंट के सेक्टर में सेंटर ने अपने पैसे लगाए हैं और लगा रहे हैं। क्या इस मर्तबा का जो बजट होगा उसमें कुछ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी या उतना ही रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या इससे फ़र्क भी पड़ता है कि कितना बजट आया सेंटर की तरफ से, क्योंकि ओवरऑल पैसे या ख़जाने की चाबी जो है वो सेंटर के पास ही होती है? बिल्कुल आमिर सर, बजट बढ़ना चाहिए। देखिए, आपने जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया है, नाम बदला है, इलाका उतना ही है जो अनडिफाइंड है। यहाँ से लेके कश्मीर तक आप देख लीजिए, जम्मू से कश्मीर का इलाका कितना बड़ा है। और उसी तरह पॉपुलेशन इन्फ्लक्स तो हर जगह बढ़ता है, तो जम्मू कश्मीर में भी संभावित तौर पे बड़ा होगा। तो सब चीजों को यहाँ भी जो डेवलपमेंट के जो प्रोसेसेस हैं, जैसे बाकी रियासतों में, यहाँ भी लोग चाहते हैं कि वैसे हो। 2026 में तो वैसे ही आप सब कह रहे हैं कि जनाब डिलिमिटेशन होनी है, और पूरे भारत में जब डिलिमिटेशन होगी तो बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डेवलप होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डेवलप होनी, या लोग लद्दाख वाले स्टेट मांगते हैं, जम्मू वाले अलग स्टेट, तो ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि वो और प्रॉस्पेरस होना चाहते हैं। स्टेट से क्या मुराद होती है, या रीजनल काउंसिल की डिमांड लोग करते हैं, ताकि हम और एम्पावर हो और सुविधाएं उनके डोर स्टेप्स पे आए। तो मुझे लगता है मरकज जो है जरूर इस पे काम कर रही है। जम्मू कश्मीर की जो एलोकेटेड बजट है उसमें एनहांस करके यहाँ जरूर देगी। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, कुछ वजूहात से कुछ स्कीम्स वापस चली जाती थी, कुछ इंप्लीमेंट नहीं होती थी, उन पे भी फोकस होगा कि टाइम ओरिएंटेड, जिस तरह से मोदी जी का विजन है, 3 शिफ्ट्स में काम हो, 3 शिफ्ट्स में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो। वही एक सोच है जो भारत को आगे लेके जाती है। और जम्मू कश्मीर में भी संभावित तौर पे इसीलिए लोग इतना खुल के मैंडेट देते हैं डिस्पाइट ऑफ इतनी थ्रेट्स और इतना इंटरफेरेंस ISI और पाकिस्तान के बावजूद, लोग अपने जुमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए आगे आगे अपने सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें
अब इस वजह से भी अहम है, जिसके हवाले से हम अभी इकोनॉमिस्ट से और एक्सपर्ट से समझ भी रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे इनकम है, एक्सपेंसेस है, उसमें हम कितना कुछ कर पा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जो इनकम और एक्सपेंसेस की हमें और भी समझने की ज़रूरत होगी। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब सोहेल काज़मी सर हमारे साथ खूबसूरत बातचीत करने के लिए, और जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारी क्या उम्मीदें हो सकती है, मुल्क के हवाले से क्या चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए, और इस बजट पे उन चीज़ों का कितना ख्याल रखा जा रहा है, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।